Hello everyone, welcome to Study Vibe Science for Class 8. Today is a super revision day and we will discuss the most important points for exam preparation. और हमारा आज का टॉपिक है Chapter 7 Conservation of Plants and Animals from the book Class 8 Science NCERT. Watch this video till end to revise all the important terms and keywords. सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के नाम की. ये चैप्टर 7 है क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का और इसमें थ्योरी ज़्यादा है इसलिए ये बोरिंग लगता है, लेकिन कॉन्जर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाएगा. सबसे पहले बात करते हैं कॉन्जर्वेशन की. कॉन्जर्वेशन का मतलब होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका मतलब है संरक्षण करना. संरक्षण करना इसका हिंदी मीनिंग है और इसको आप ये भी कह सकते हैं किसी भी चीज़ को बचाना या उसका बचाव करना. और यहाँ पर बचाव करने की बात हो रही है प्लांट्स और एनिमल्स की. एंड हैव यू एवर हर्ड अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स? आपने ज़रूर इनके बारे में सुना होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं. इनके जो कॉमन एग्जाम्पल आपको अपनी बुक में मिलेंगे वो क्या हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम से एक नेशनल पार्क है, लॉकचौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. अब इनकी क्या ज़रूरत है या इनको क्यों बनाया जाता है? तो दीज आर द एरियाज टू प्रिवेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल्स को, उनकी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं. यहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी अलग अलग प्लांट्स की प्रजातियाँ हैं, स्पीशीज़ हैं, अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है. एंड हमारी अर्थ पर हमें पता है कि बहुत ग्रेट वैरायटी प्लांट्स और एनिमल्स की एग्जिस्ट करती है. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया है कि जो अर्थ है उस पर ग्रेट वैरायटी है प्लांट्स और एनिमल्स की, और सबके सब जो है वो एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन्स के सर्वाइवल के लिए. लेकिन अगर ये हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं तो इनको हम खतरे में नहीं डाल सकते. लेकिन असल में ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो अब खतरे में हैं. अब क्यों इन प्लांट्स और एनिमल्स पर खतरा बना हुआ है, कौन इनको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है? तो इसका जो पहला रीज़न है वो है डिफॉरेस्टेशन. हमें पता है कि ज़्यादातर जो वाइल्ड लाइफ है, अलग अलग प्लांट्स की स्पीशीज़ है और ये सारी जितनी भी प्रजातियां होती हैं ये जनरली फॉरेस्ट में मिलती हैं. अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो इनकी लाइफ पर भी खतरा बना रहेगा और अल्टीमेटली हमारी लाइफ पर भी बहुत असर पड़ेगा. तो पहले हम बात कर लेते हैं डिफॉरेस्टेशन की. एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर में और सबसे पहली टर्म ही है. तो इसका मतलब क्या होता है? कटिंग ट्रीज एंड यूजिंग दैट लैंड एरिया फॉर अदर पर्पसेस. ट्रीज़ को कट कर देना और जहाँ पर ट्रीज़ लगी थी उस लैंड एरिया को किसी और काम के लिए, किसी और पर्पस के लिए यूज़ करना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. डिफॉरेस्टेशन वर्ड को जब आप कट करके देखोगे तो इसमें जो डी है इसका मतलब होता है क्लियर कर देना या रिमूव कर देना, और फॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट को. तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्लियरिंग और रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट इज नॉन एज डिफॉरेस्टेशन. और डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जाता है? वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, बिल्ड हाउस, घर बनाने के लिए, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ी है, उतनी ज़्यादा घरों की ज़रूरत पड़ रही है. तो इस वजह से फॉरेस्ट के लैंड एरिया को यूज़ किया जा रहा है घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए. डिफॉरेस्टेशन जो है वो अल्टीमेटली आपको डेजर्टिफिकेशन की तरफ लेके जाता है. डेजर्टिफिकेशन एक नया सा वर्ड लग रहा है. इसका क्या मतलब होता है? डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे जितने भी जंगल हैं वो रेगिस्तान में बदलते जा रहे हैं. अब ऐसा क्यों हो रहा है? हम फॉरेस्ट में जितनी भी वुड होती है, जितनी भी लकड़ी है, उसका यूज़ एक और तरीके से करते हैं. हम उसको फर्नीचर के लिए यूज़ किया जाता है. जितने जितने घर हैं उतना ज़्यादा फर्नीचर चाहिए. पॉपुलेशन बढ़ रही है, फर्नीचर का यूज़ बढ़ रहा है, वुड की डिमांड बढ़ रही है जो कि ट्रीज से मिलेगी. और साथ ही साथ फ्यूल की डिमांड भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि वुड को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है जलाने के लिए भी. और साथ ही साथ यहाँ पर आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ग्लोबल वार्मिंग वर्ड आपने सुना होगा. इसका क्या मतलब है इसको भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. ग्लोबल वार्मिंग नाम से ही समझ में आता है. ग्लोबल यानी कि जो पूरी अर्थ है, जो पूरा वर्ल्ड है, वो धीरे धीरे वार्म यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वो गर्म होता जा रहा है. और ऐसा क्यों हो रहा है? हम सबको पता है कि जो सन रेज होती हैं वो जैसे ही अर्थ पर पड़ती हैं तो वो अर्थ को हीट अप कर देती हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि अगर सन रेज
ग्राउंड पर हिट करेंगी तो वो सन रेज़ वहाँ पर रुकती नहीं हैं, वो बाद में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इस काम को होने में अब कुछ परेशानी हो रही है। जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है वैसे वैसे ट्रीज़ कम होती जा रही हैं, प्लांट्स कम होते जा रहे हैं। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपने लिए फूड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है सनलाइट के साथ साथ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। अब फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिर्फ प्लांट्स ही लेते हैं। अब अगर प्लांट्स कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में यूज़ कम हो रहा है और वो एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जब प्लांट्स ही नहीं है तो कोई फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर रहा है और ट्रीज़ भी कम होते जा रहे हैं। तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है वो एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और एक मोटी सी लेयर यहाँ पर डेवलप हो जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर में। और जैसे ही सन रेज ग्राउंड पर गिरेंगी तो क्या होगा, वो हिट करने के लिए वापस रिफ्लेक्ट बैक होने के लिए जाएंगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी लेयर उसको रोक लेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में कंटेंट बढ़ना अर्थ को हीट अप कर रहा है, क्योंकि वो हीट रेस को रिफ्लेक्ट बैक होने नहीं दे रहा है, उनको रोक के रख रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी पृथ्वी ग्रेजुअली गर्म होती जा रही है। और ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने इसमें डिस्कस करा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर बताऊंगी। लेट अस नो अबाउट द डेजर्टिफिकेशन फर्दर। डेजर्टिफिकेशन के बारे में आप और क्या जान सकते हैं। देखो, हमें जैसे कि पता है कि ट्रीज़ के पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है, उनके पास होती हैं रूट्स। जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, अपने नीचे मौजूद जितनी भी सॉइल है उसको होल्ड करके रखती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से कभी भी पानी आता है, हवा चलती है तो क्या होता है, रूट्स जो हैं उन्होंने पकड़ा हुआ है मिट्टी को और वो मिट्टी को कहीं जाने नहीं देंगी। और यही मिट्टी जो है वो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की, सबसे ऊपरी लेयर है सॉइल की, और यही लेयर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है, ह्यूमस में रिच होती है, कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। फर्टाइल सॉइल इसे कहा जाता है, ठीक है, ये ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब अगर ट्रीज़ कम होंगी तो क्या होगा, ट्रीज़ की रूट्स भी मौजूद नहीं होंगे इस मिट्टी को पकड़ने के लिए, और ये जो मिट्टी है, ये जो ऊपरी परत है, ये हटती चली जाएगी और इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड और फर्टाइल सॉइल को खोते चले जा रहे हैं। और इसी को सॉइल इरोजन कहा जाता है कि मिट्टी की परत जो है वो हटती जा रही है सरफेस से, और इस एक्सेस सॉइल इरोजन से क्या हो रहा है, जो फर्टाइल लैंड है वो अब डेजर्ट में, रेगिस्तान में कन्वर्ट होती जा रही है। जो ज़मीन है वो बंजर हो रही है क्योंकि पेड़ बहुत कम है। पेड़ कम है इस वजह से बारिश भी कम आती है, जिसकी वजह से अर्थ पर प्रॉपर पानी नहीं पहुंच पा रहा, रेन वाटर नहीं उतना आ पा रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे जितने भी फॉरेस्ट हैं वो डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। हमें पता है कि जो रूट्स हैं और जो ट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं जो सॉइल की क्वालिटी है उसको भी अफेक्ट करते हैं, और धीरे धीरे सॉइल का ह्यूमस कंटेंट भी कम होता जा रहा है और टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल अब उतनी फर्टाइल नहीं रही। जब टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ह्यूमस नहीं है और वो उतनी फर्टाइल नहीं है, तो उसके बाद हम एक टर्म पढ़ते हैं इनफिल्ट्रेशन रेट। इनफिल्ट्रेशन रेट यहाँ पर क्या होता है हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी ग्राउंड पर वाटर गिरता है तो हमें पता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो उसको होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद जितना भी वाटर है उसको नीचे ग्राउंड में सप्लाई कर देते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर यानी कि जो ज़मीन के नीचे का पानी है वो रिचार्ज हो जाता है। अब क्या होगा, जब जितनी भी लैंड है उस पर जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो क्या होगा, ग्राउंड तक, नीचे तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा और वो पानी वहीं पर इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से बाढ़ आने के चांसेस या फ्लड्स के चांसेस और नेचुरल कैलेमिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी एक जगह इकट्ठा रहेगा, ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर्स में या 1 मार्क क्वेश्चन आंसर्स में, जैसे कि वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं? वाइल्ड लाइफ से आप समझेंगे कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, जो कि फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उन्हें वाइल्ड लाइफ कहते हैं। जंगल में रहने वाले जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं,
पेड़ पौधे हैं वो सब वाइल्ड लाइफ कहलाते हैं। और इसी से वर्ड आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं नो डिस्टर्बेंस एरियाज़। नो डिस्टर्बेंस एरियाज़ का क्या मतलब है, यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनको नो डिस्टर्बेंस में रखा जाता है, यानी कि उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, उनके हैबिटेट को वैसा ही बनाया जाता है जैसे में वो बहुत अच्छे से रह सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, ग्रो कर सकें। और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का और प्रिजर्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इन्हीं प्रोटेक्टेड एरियाज़ को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहा जाता है। इसमें अभी हम बहुत सारी टर्म्स और पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, जो कि आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना की। ये जो 2 टर्म्स हैं ये आपको क्लास 10th तक देखने को भी मिलेंगी, तो आप अभी इसको अच्छे से समझ लीजिए। जो फ्लोरा है उसका क्या मतलब है, फ्लोरा से हम समझते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने बॉक्स आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर लैंड एरिया है, इसके अंदर जितने भी प्लांट्स मिलने वाले हैं उसको उस एरिया का फ्लोरा कहा जाएगा। फ्लोरा का मतलब है फ्लावर्स, प्लांट्स। एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले जितने भी प्लांट्स हैं वो उस एरिया का फ्लोरा हुए। सिमिलरली एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलने वाले एनिमल्स उस एरिया के फौना, यानी कि फौना से आप देख सकते हैं कि फौना में एनिमल्स से आप इसको याद रख सकते हैं कि फौना का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स की बात की जा रही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम टाइम पे इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो यहाँ पर हमने डिफॉरेस्टेशन को तो पहले से ही डिस्कस कर लिया था, बट आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है। फटाफट से रिवाइज करते हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। जंगलों को हटा देना और उस लैंड एरिया को किसी और काम के लिए, जैसे कि इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, घर वगैरह बनाने के लिए उस लैंड एरिया को यूज़ करना इज़ नॉन एज डिफॉरेस्टेशन। बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन की। डेजर्टिफिकेशन हमने पढ़ा कि एक्सेस सॉइल इरोजन, एक्सेस में मिट्टी की परत का हट जाना और उस फर्टाइल लैंड का रेगिस्तान में बदल जाना डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, यहाँ पर जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं। बायो का मतलब है लिविंग। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग टाइप का मिलना, यानी कि लिविंग एरिया में अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी का मिलना ही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, इट रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। डाइवर्सिटी का मतलब ही वैरायटी है और बायो का मतलब कि लिविंग बींग्स, तो लिविंग बींग्स की वैरायटी का मिलना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। और इसकी करेक्ट डेफिनेशन जो आप एग्जाम में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इट रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन दी अर्थ। अर्थ पर रहने वाली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग वैरायटी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। और साथ ही साथ देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, और ये अलग अलग तरह की प्रजातियाँ आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं और साथ ही साथ अपने एनवायरनमेंट से, अपने इकोसिस्टम से, इकोसिस्टम आप आगे पढ़ेंगे, अपने एटमॉस्फेयर से, अपने आसपास पेड़ पौधों से कैसे रिलेटेड है, इज़ नॉन एज बायोडाइवर्सिटी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको एग्ज़ाम के लिए ज़रूर याद करना। फिर बात की थी हमने वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ क्या है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं जो कि फॉरेस्ट में रह रहे हैं, वो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म की, दैट इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का क्या मतलब है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। हमारी पृथ्वी का वो हिस्सा जिसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, चाहे वो छोटा सा बैक्टीरिया हो, कोई बड़ा एनिमल हो, सब के सब, हायर ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स भी और लोअर ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, इन सब का मौजूद होना हमारी पृथ्वी पर और इनका लाइफ को सपोर्ट करना, किसी ना किसी तरह ये हमारी ज़िंदगी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, इस सब को क्या कहा जाता है, टोटली बायोस्फीयर्स। फिर बारी आती है बायोस्फीयर रिजर्व की। Large areas of protected land for conservation of wildlife, plant and animals resources and traditional life of the tribals living in the area. Biosphere reserves क्या होता है, हमें पता है
कि जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने वाइल्ड लाइफ को आज कंजर्व नहीं किया तो क्या होगा, आगे आने वाली जनरेशन इस तरीके की वाइल्ड लाइफ को कभी देख ही नहीं पाएगी, क्योंकि एक बार एक तरह की प्रजाति अगर जानवरों की ख़त्म हो गई और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाई तो आगे की जनरेशन्स नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो प्रोटेक्टेड लैंड होती है। प्रोटेक्टेड यहाँ पे क्या मतलब है कि वहाँ पर जितने भी एनिमल्स रखे जाएंगे सब एकदम सुरक्षित रखे जाएंगे, उनको किसी भी शिकार का डर नहीं होगा, उनकी वाइल्ड लाइफ को और उनके रिसोर्सेज को, उनके जो खाने की चीज़ें हैं और जो भी उनको ज़रूरतें हैं उन सबको कंजर्व करके रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो ट्राइबल्स हैं जनरली वो इसको सपोर्ट करते हैं। ट्राइबल्स का मतलब होता है कि जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग भी इस काम में मदद करते हैं। इन सबको बायोस्फीयर रिजर्व्स कहा जाता है। इसके लिए आपको पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व्स का एक मैप भी दे रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में। आप इसको देख सकते हैं कि पंचमरही सेंचुरी है, उसके आसपास सतपुरा नेशनल पार्क है, पानगढ़ी गेट है और बोरी सेंचुरी है। ये आसपास के एरियाज़ हैं जो कि सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर बारी आ रही थी फ्लोरा एंड फौना की। फ्लोरा में हमने क्या पढ़ा था कि जो प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया के हैं उन्हें कहा जाता है फ्लोरा। इसी तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स को कहा जाएगा फौना। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर नॉन एज फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। अब बारी आती है स्पीशीज़ की। स्पीशीज़ का क्या मतलब है? स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग विद ईच अदर। ऐसे ग्रुप पॉपुलेशन के जो सिर्फ अपने बीच में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर एनिमल का ग्रुप सिर्फ अपने जैसे ही एनिमल्स के साथ ब्रीड कर सकता है। जैसे कि कैट फैमिली कभी भी डॉग फैमिली के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो उसकी स्पीशीज़ है, वो अपनी स्पीशीज़ के अंदर ही इंटरब्रीड कर सकती है, उसी एरिया में रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा स्पीशीज़ का मीनिंग। और जो स्पीशीज़ है ये सबसे छोटी लोअर क्लास होती है कि जितने भी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हैं जो कि सिर्फ अपने अपने बीच में ही इंटरब्रीड यानी कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एंडेमिक स्पीशीज़ की। एंडेमिक स्पीशीज़ का जो एक एग्जांपल आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा वो है, एक तो आपको एग्जांपल मिलेगा एंडेमिक प्लांट्स का। एंडेमिक प्लांट्स में आता है साल, वाइल्ड मैंगो, जामुन एंड महुआ। ये क्या है? एंडेमिक प्लांट्स हैं। और एंडेमिक एनिमल्स आप इसको लिख सकते हैं इंडियन जाइंट स्क्विरल और बाइसन। ये एंडेमिक एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। अब ये एंडेमिक का मतलब क्या होता है? दो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया ओनली, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। ऐसी स्पीशीज़ चाहे वो प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो, ऐसे पॉपुलेशन का ग्रुप, ऐसा ग्रुप एनिमल्स का या प्लांट्स का जो कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलेंगे, उस एरिया के बाहर आपको वो दिखने बंद हो जाएंगे या नहीं दिखेंगे नेचुरली, इसको कहा जाता है एंडेमिक स्पीशीज़। जिसके एग्जांपल हैं एंडेमिक प्लांट्स में मैंने क्या क्या एग्जांपल बताए? साल, वाइल्ड मैंगो, जामुन एंड महुआ। और एंडेमिक एनिमल्स हैं इंडियन जाइंट स्क्विरल एंड बाइसन। फिर बारी की आई हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दीज आर दी स्पेशल एरियाज वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। जहाँ वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, वो सब क्या हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। अब बारी आती है नेशनल पार्क्स की। दीज आर द रिजर्व्स विच आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। ये भी कुछ ऐसे ही प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पर क्या किया जाता है? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, साथ ही साथ उनके इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। उनको मिलने वाले रिसोर्सेज सही से मिले, जितने भी एनिमल्स हैं वो वहाँ पर ठीक तरीके से रह पाएँ। जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, जिसके बारे में हमने सुना भी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो कलेक्टिवली आप कह सकते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ये सब किसकी तरफ आपको इशारा कर रहे हैं? ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके हैबिटेट यानी कि उनके रहने वाली जगह को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको वैसा ही माहौल दिया जाएगा जैसे कि जंगल में होता है, और वहाँ पर उन्हें शिकार का डर नहीं होगा, उनको प्रॉपर रिसोर्सेज मिलेंगे, एक फूड चेन भी प्रोवाइड की जाएगी, वो अपने से छोटे एनिमल्स को भी खा सकते हैं जैसा कि असल में जंगल में होता है। अब बारी आती है प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कैंपेन लॉन्च किया था इंडिया की गवर्नमेंट ने, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने कैंपेन लॉन्च किया था ताकि
जो हमारी कंट्री के टाइगर्स हैं जिनकी धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होती जा रही है और वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बनते जा रहे हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ यानी कि एक खतरा बना हुआ है कि धीरे धीरे क्या होगा, जो टाइगर की प्रजाति है वो लुप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और हमारी आने वाली जनरेशन को टाइगर्स दिखने बंद हो जाएंगे। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही प्रोजेक्ट टाइगर नाम की मुहिम चलाई गई थी। ये कैंपेन भी आप इसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स की। इंडेंजर्ड एनिमल्स किसे कहते हैं? द एनिमल्स विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड और नॉन एज इंडेंजर्ड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिन पर एक्सटिंक्शन का खतरा बना हुआ है, एक्सटिंक्शन यानी कि पूरी तरीके से लुप्त हो जाना या फिर धरती पे से डिसअपियर हो जाना, ऐसे एनिमल्स जो इसका खतरा झेल रहे हैं वो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। जैसे कि लायन है, टाइगर है, वाइल्ड बफेलो है। धीरे धीरे इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। इनके हॉर्न्स के लिए या कई बार एनिमल्स के टस्क के लिए भी उनका शिकार किया जाता है, जिसकी वजह से जो पोचिंग है, जो शिकार है वो इतना बढ़ गया है कि इनकी जो एनिमल्स की पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो गई है और वो इंडेंजर्ड एनिमल्स बनते जा रहे हैं। अब बात करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जो ऑलरेडी यानी कि पहले से ही धरती पे से गायब हो चुकी है, लुप्त हो गई है। द स्पीशीज़ विच हैव ऑलरेडी डिसअपीयर्ड फ्रॉम अर्थ आर नॉन एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। जैसे कि डायनासोर अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, वो अब पृथ्वी पर दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। अब बात करते हैं हम इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है? यहाँ पर हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े जिसमें हमने इकोसिस्टम वर्ड पढ़ा। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब होता है सारे के सारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक एरिया के और साथ ही साथ जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे कि क्लाइमेट है, सॉइल है, रिवर है, डेल्टा है, इस सब को एक इकोसिस्टम कहते हैं। एक बड़ा सा एटमॉस्फेयर जिसमें खूब सारे पौधे हैं, जानवर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं छोटे छोटे, और साथ ही साथ उनका जो रिलेशन है दूसरे चीज़ों के साथ जो कि नॉन लिविंग है, जैसे कि मौसम, मिट्टी, नदियाँ, डेल्टास एक्सेट्रा, इस सब को टोटली आप इकोसिस्टम में काउंट करेंगे। इकोसिस्टम की डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि बाकी भी चैप्टर्स को आपको ऐसा सुपर रिविजन वीडियो मिल सके। अब बात करते हैं रेड डेटा बुक की। रेड डेटा बुक क्या होती है? इट इज़ द सोर्स बुक विच हेल्प्स टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस बुक में रिकॉर्ड रहता है कि कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे हैं जिन पर एक्सटिंक्ट होने का खतरा बना हुआ है, जिनको काउंट कर रहे हैं वो इंडेंजर्ड एनिमल्स में, कि इन एनिमल्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए। फिर बारी आती है माइग्रेशन की। माइग्रेशन का क्या मतलब है? It is the phenomena of movements of species from its own habitat to some other habitat for a particular time period every year for specific purpose like breeding। जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जब बहुत से बर्ड्स जो हैं वो अपने जहाँ पर भी रह रहे होते हैं, जहाँ पर वो पले बड़े हैं, उस जगह को छोड़कर साल में एक बार उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप किसी और जगह पर रहने चला जाता है। चाहे वो ब्रीडिंग हो या रिप्रोड्यूस करने के लिए उन्हें जाना हो, बच्चे देने के लिए जाना हो, ये सब काम करने के लिए वो माइग्रेट यानी कि उस जगह से मूव कर जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ऐसे पक्षियों के ग्रुप को माइग्रेट करते हुए, साइबेरिया के पक्षी में ऐसा होता है कि वो माइग्रेट कर जाते हैं एक पर्टिकुलर सीज़न में किसी और जगह पर। फिर बारी आती है रीफॉरेस्टेशन की। अब डिफॉरेस्टेशन तो हमने पढ़ लिया। री का मतलब है अगेन, दोबारा से फॉरेस्ट को लगाना, इज नॉन एज रीफॉरेस्टेशन। पेड़ों को लगाना, जहाँ जहाँ से पेड़ हटा दिए गए हैं वो रीफॉरेस्टेशन है और इसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग ट्रीज। जो जंगल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, उनका दोबारा से स्टॉक बनाना, उनमें दोबारा से पेड़ पौधों को लगाना इज़ नॉन एज डिफॉरेस्टेशन। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े। जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमने क्या पढ़ा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ा हमने, और साथ ही साथ हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। फिर हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं एक पर्टिकुलर एरिया के, उनको फ्लोरा एंड फौना कहा जाता है। ये सब जो है आपकी एनसीईआरटी बुक के पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हमने इन सब पॉइंट्स को कवर कर लिया है। एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ जिन पर एक्सटिंक्शन यानी कि लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें रिकॉर्ड होता है सारी की सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का कि किन किन स्पीशीज़ पर खतरा बना हुआ है लुप्त होने का।
माइग्रेशन एक ऐसा फिनोमेना जिसमें स्पीशीज़ का मूवमेंट होता है उसके खुद के हैबिटेट से किसी और हैबिटेट में, और वो भी हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पर ही ये देखने को मिलता है कि एक स्पीशीज़ अपनी जगह को छोड़कर किसी और जगह पर किसी दूसरी कंट्री में जा रही है। जैसे कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस होते हैं ब्रीडिंग के, रिप्रोडक्शन के, या फिर और भी कोई पर्पस हो सकता है रिसोर्सेज के लिए। वी शुड सेव, रीयूज़ एंड रिसाइकिल पेपर टू सेव ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। और हमने सब ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, तो ज़रूर हमें इस बारे में भी पढ़ना चाहिए कि हमें बचाना चाहिए और दोबारा से पेपर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हमें ट्रीज से मिलता है, इसलिए हमें पेपर को कोशिश करनी चाहिए, सेव करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए और रिसाइकिल कर देना चाहिए। और रिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो यहाँ पर हमारा सुपर रिवीजन डे का रिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।